प्रधानमंत्री ने क्रिकेट विश्व विजेता बेटियों से दिल्ली में की मुलाकात। ऐतिहासिक जीत की दी बधाई, बढ़ाया हौसला। फिट इंडिया के संदेश को जन जन तक पहुंचाने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री बोकारो में लुगुबुरु, घंटाबाड़ी, धोरोमगाड़ राजकीय महोत्सव के समापन समारोह में हुए शामिल। परंपरा, संस्कृति और पर्यावरण को संरक्षित करने पर दिया बल। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच मतदान जारी। घाटशिला में चुनाव प्रचार चरम पर, चुनावी जनसभा, जनसंपर्क और रोड शो की बहार। और जामताड़ा में फिरौती मांगने वाले 5 अपराधी गिरफ्तार, 2 युवक सकुशल रिहा। रांची में 7 तस्कर पकड़ाए, करीब 28 लाख रुपए का ब्राउन शुगर जब्त। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिकेट विश्व विजेता भारतीय टीम की बेटियों से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री और टीम के सदस्यों के बीच खेल के मैदान के दिलचस्प पलों की चर्चा हुई। श्री मोदी ने पहली बार वनडे विश्व कप का खिताब जीतने पर बेटियों को बधाई दी और उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने फिट इंडिया के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। जब हम 2017 में आपको मिले थे, उस टाइम हम ट्रॉफी के साथ नहीं आए थे। इस बार जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, वो ट्रॉफी यहाँ पे लेकर आ पाए। आप ये टैटू लगा के घूमती रहती हैं, तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? मुझे लगता है कि वो कठिनाइयों से मैं बाहर आ जाती हूँ। इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जय श्री राम लिखती हो? जी, उस पर भी लिखा हुआ है। हाँ जी। अमन, आपने ये जो जीतने के बाद बॉल जेब में रखा, ये था कि अब ये मेरे पास है, तो ये मेरे पास ही रहेगी, अभी भी मेरे बैग में ही है। आपका एक कैची तो सब ज्यादा फेमस हो गया है। पहली बार ऐसे फंबल करने पे अच्छा लग रहा था। आप कैच होने से पहले हंस रही थी, क्या कारण था? सर बस मैं मन मन में बोली थी, आजा कैच, आजा मेरे पास, आजा। तो उसमें बस मुझे हंसी आ गई कि आ गई हाथ में मेरे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोकारो के ललपनिया में 3 दिवसीय लुगुबुरु, घंटाबाड़ी, धोरोमगाड़ राजकीय महोत्सव के समापन समारोह में कल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विधायक कल्पना सोरेन के साथ लुगुबुरु, घंटाबाड़ी, धोरोमगाड़, बुनाय थान में पारंपरिक तरीके से लुगु बाबा की पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अपनी परंपरा और संस्कृति को संरक्षित रखते हुए इसे और मजबूती प्रदान करना है, ताकि आने वाली पीढ़ी इससे अवगत रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में पर्यावरण संरक्षण पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रतिमा लुगुबुरु में स्थापित की जाएगी। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री ने टेराकोटा शैली में निर्मित शिबू सोरेन की प्रतिमूर्ति लुगुबुरु, घंटाबाड़ी, धोरोमगाड़ राजकीय महोत्सव आयोजन समिति को सौंपी। महोत्सव में राज्य के समृद्ध कला संस्कृति की भी झलक दिखी। धर्मगढ़ कमिटी तालारे धर्मगढ़ की सेटेर आबुआ आतंक दाराबाई खाना। स्वागत अभिनंदन श्रीमती आशा मुर्मू जी कर रही हैं। श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड। और अब बात बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार में पहले चरण के चुनाव में 121 सीटों पर मतदान जारी है। सवेरे से ही मतदान केंद्रों में लंबी कतारें देखी जा रही है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। करीब 3 करोड़ 75 लाख मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पहले चरण में कुल 1314 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, यानी कि आज 1314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। मतदान के लिए राज्य में 45,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इसमें पटना, वैशाली, नालंदा, भोजपुर, मुंगेर, सारण, सिवान, बेगूसराय, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधेपुरा और सहरसा शामिल है।
मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और जो शाम 6 बजे तक चलने वाला है। सुरक्षा कारणों से सिमरी, बख्तियारपुर, महिषी, तारापुर, मुंगेर, जमालपुर और सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के 56 मतदान केंद्रों पर मतदान शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक अत्याधुनिक नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है। सभी 45,341 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जा रही है। मतदान केंद्रों पर राज्य पुलिस के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को तैनात किया गया है। पहले चरण में एनडीए के सबसे अधिक प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि जेडीयू के 57, भाजपा के 48, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 14 उम्मीदवार इस समय मैदान में हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 2 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। उधर महागठबंधन की भी बात कर लें तो यहां 121 में सबसे अधिक 73 प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के हैं, जबकि कांग्रेस के 24 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। पहले चरण में 2 उप मुख्यमंत्रियों यानी कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की चुनावी किस्मत का फैसला होने वाला है। वहीं महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव राघोपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव दानापुर से भाजपा के प्रत्याशी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मतदाताओं से पूरे उत्साह के साथ मतदान करने की अपील की है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लोगों से मतदान करने की अपील की। उन्होंने लिखा कि बिहार में आज लोकतंत्र के उत्सव का पहला चरण है। विधानसभा चुनावों में इस दौर के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे पूरे उत्साह के साथ मतदान करें। इस मौके पर पहली बार वोट डालने जा रहे राज्य के अपने सभी युवा साथियों को मेरी विशेष बधाई। याद रखना है, पहले मतदान फिर जलपान। बिहार में 2 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। दूसरे और अंतिम चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है, जिसे लेकर प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी ने अररिया में चुनावी सभा को संबोधित किया। वे भागलपुर में भी चुनाव प्रचार करेंगे। इंडी गठबंधन के नेता भी कई चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। फिर एक बार सुशासन सरकार। बिहार की इसी भावना के पीछे माताओं बहनों की उम्मीद है, नौजवानों के सपने हैं। और मेरे नौजवानों, ये मोदी की गारंटी लिख करके रखो। आपका सपना ही, मेरे नौजवान साथियों लिख करके रखो, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। जंगल राज वाले खुद को आपका माई बाप कहते थे, अपने आप को शहंशाह मानते थे। ये तो मोदी है, मेरा माई बाप आप जनता जनार्दन है। आप ही मेरे मालिक है, आप ही मेरा रिमोट कंट्रोल है। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है, यही मेरे मालिक। बात करेंगे घाटशिला उपचुनाव की। इधर झारखंड में भी घाटशिला उपचुनाव को लेकर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार, जनसंपर्क अभियान और रोड शो की बहार है। सभी दलों के नेता अपने प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। उपचुनाव के सिलसिले में 11 नवंबर को मतदान होना है, जबकि मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कल उपचुनाव के सिलसिले में गालोडीह मंडल में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि इंडी गठबंधन सरकार के कुशासन और भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है और बदलाव के मूड में है। इस मौके पर पार्टी के कई अन्य नेता भी मौजूद थे।
पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने घाटशिला उपचुनाव को लेकर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में स्थानीय जादूगोड़ा से अटल गेट तक रोड शो किया। इस दौरान सांसद विद्युत वरण महतो समेत पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे। रोड शो के दौरान श्री दास और अन्य नेताओं ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि क्षेत्र की जनता मौजूदा इंडी गठबंधन सरकार से ऊब चुकी है और उसे सबक सिखाने को तैयार है। इंडी गठबंधन के नेता भी घाटशिला में खूब पसीना बहा रहे हैं। मंत्री सुदेव कुमार ने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाया और झामुमो प्रत्याशी को जिताने की अपील की। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और हफीजुल हसन ने भी मुसावनी में पार्टी नेताओं के साथ चुनाव प्रचार किया। गिरिडीह जिले के ताराटांड़ थाना क्षेत्र के बदगुंदा गांव में कलश यात्रा के दौरान दो समुदाय के बीच विवाद और पत्थरबाजी की घटना के बाद हालात नियंत्रण में है। पुलिस इलाके में कैंप कर रही है। गिरिडीह जिले के ताराटांड़ थाना क्षेत्र के बदगुंदा गांव में कलश यात्रा के दौरान दो समुदाय के बीच विवाद के बाद जमकर पथराव हुआ। सूचना पर गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिमल कुमार समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करते हुए लोगों से सद्भाव बनाए रखने की अपील की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। दो पक्ष में विवाद हुआ है और इसको लेकर के आगे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए पुलिस मुस्तैद है और जो भी बातें आई हैं उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं और इसमें बिल्कुल विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इलाके में चेक पॉइंट बनाया गया है और विधि व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है। उन्होंने कहा कि दो व्यक्तियों के झगड़े को दो पक्ष का झगड़ा बनाने की साजिश करने वाले लोगों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी हम लोगों की जानकारी है उसके हिसाब से ये बिल्कुल सामान्य रूप से चीजें थी और इसको दो व्यक्ति के झगड़े को अनावश्यक रूप से दो पक्ष का झगड़ा करने का प्रयास किया गया है। वैसे लोगों को चिन्हित की जा रही है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि बदगुंदा गांव से कलश यात्रा निकाली गई थी। कलश यात्रा जैसे ही एक धार्मिक स्थल के पास पहुंची तो यहां एक समुदाय के लोगों के द्वारा कथित तौर पर इसका विरोध किया जाने लगा, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और दो समुदाय के लोगों के बीच पथराव हुआ। पुलिस की तत्परता से फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। डीडी न्यूज के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। जामताड़ा में समय के साथ शिक्षा के क्षेत्र में काफी अपेक्षित विकास हुआ है। जिले में ITI, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय जैसे संस्थान खोले गए हैं, जिससे छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिल रही है। देखिए रिपोर्ट। जामताड़ा में सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को हाईटेक बनाया गया है, जिसमें डिजिटल क्लास, ई-विद्या वाहिनी ऐप और अत्याधुनिक लैब के माध्यम से बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जा रही है। ऑडियो विजुअल मोड है, उस मोड को हम लोग काफ़ी इन्हांस रूप में इन लोग तक प्रेजेंट कर पाए। बच्चे उसे आराम से सारे रिएक्शंस को या सारे एक्टिविटीज़ को देख पाते हैं और देखने के बाद उनके अंदर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिलता है। इन प्रयासों का परिणाम यह है कि कभी जामताड़ा जिला मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट में राज्य में 20वें स्थान पर रहता था, लेकिन अब यह 3रे स्थान पर पहुंच गया है। इस उपलब्धि से शिक्षक, अभिभावक और बच्चे सभी खुश हैं। जिले में जहां भी स्मार्ट क्लासरूम लगाए गए हैं वहां पे इसका उपयोग अभी हो रहा है और बच्चे इनसे काफ़ी अच्छा कंसेप्ट समझते भी हैं। जब हम लोग कभी स्कूल विजिट में जाते हैं तो प्रायः ये देखते हैं कि बच्चे मतलब एक जो बोलते हैं तो वो कंसेप्ट समझ करके ही बोलते हैं। जिले में विद्यार्थी भी शिक्षा के क्षेत्र में नई तकनीक के उपयोग से खासे खुश हैं। उनका मानना है कि डिजिटल क्लास और इंटरनेट के माध्यम से विषय वस्तु को समझने में उन्हें काफी आसानी हो रही है। शिक्षाविद और अभिभावक भी इस सकारात्मक बदलाव को सभी के लिए हितकारी मानते हैं। हम लोग इंटरनेट आ जाने की वजह से उसे एक्सपेरिमेंट को देख के और लैब में जाके कर सकते हैं। टीचर की अपन जो पहले अनुपस्थित रहते थे, आप स्कूल बीच में छोड़ के चले आते थे। कभी होता था कि 2 दिन स्कूल नहीं गए शिक्षक और उसके बाद अटेंडेंस बना लेते थे। अभी विद्या वाहिनी के कारण सभी टीचर समय पर स्कूल जाते हैं और नियत समय पर के बाद ही स्कूल से वहाँ से निकल पाते हैं। शिक्षा विकास का आधार है।
हाल के वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में ढांचागत संरचनाओं का विकास और सूचना प्रौद्योगिकी की वजह से पठन पाठन का तरीका बदला है, जो बेहतर परिणाम दे रहा है। डीडी न्यूज के लिए जामताड़ा से उज्जवल की रिपोर्ट। जामताड़ा में फिरौती मांगने वाले 5 अपराधियों को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। जामताड़ा पुलिस ने गिरिडीह पुलिस की मदद से करमाटांड़ से अपहृत 2 युवकों को भी धर्मपुर से सकुशल रिहा करा लिया। जिले के पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने बताया कि 3 नवंबर को 2 युवकों के अपहरण और फिरौती की सूचना पर विशेष टीम गठित की गई थी, जिसे यह सफलता मिली। कुशल 2 लोगों की अपहरण जिनका हुआ था, उनका भी बरामदगी हम लोग के द्वारा कर लिया गया। इस पूरे कांड में एक हथियार की भी बरामदगी हुई है। साथ ही साथ इस कांड में जो यूज होने वाले मोबाइल हैं, उनकी भी बरामदगी की गई है। कुल 5 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें मोहम्मद आज़ाद अंसारी मरगोमुंडा के हैं, मिस्टर अंसारी हलियापुर के हैं, मोहम्मद शबद छायागढ़ का है, इसके अलावा मोहम्मद हसीफ सुद्दीडी का है और एक शिवलाल जो है वो धर्मपुर के रहने वाले हैं। रांची में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी पर बड़ा प्रहार किया है। पुलिस ने अलग अलग मामलों में 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करीब 28 लाख रुपए मूल्य का ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। इनके पास से पुलिस ने 2,76,000 रुपए नकद भी बरामद किया है। सर्च करने पर 92.46 ग्राम्स, लगभग 93 ग्राम्स के आसपास ब्राउन शुगर उनके पास से बरामद किया गया। जब उनसे आगे पूछताछ करी गई तो फिर उनको वहां से उनके घर लेकर जाया गया। तो वहां पर जहां वो रह रही थी, उनके घर पर अलग से जो उनका जो स्टॉक था, उसमें 11 ग्राम के लगभग अलग से स्टॉक रिकवर किया गया। साथ में उनके घर से जो ब्राउन शुगर बेचकर, संभवतः है ब्राउन शुगर बेचकर जो पैसा कमाया गया था, लगभग 2,65,500 रुपए वो वहां पर जब्त किया गया। गुमला के कामडारा थाना क्षेत्र में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पोकला बाजार टांड के समीप आज अहले सुबह 2 वाहनों की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर धनबाद बोकारो 4 लेन स्थित तेलमचो पुल के नीचे दामोदर नदी में कल बड़ा हादसा हो गया। स्नान करने पहुंचे कई युवक नदी में बह गए। स्थानीय लोगों की प्रयास से हालांकि 3 लोगों को बचा लिया गया। अब भी 5 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। सूचना पर स्थानीय सांसद ढुल्लू महतो भी मौके पर पहुंचे और जानकारी ली और राज्य सरकार पर निशाना साधा। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों और परिजनों ने धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग को कुछ घंटों के लिए जाम कर दिया। हमको सूचना मिला, गंगा स्नान के लिए गए थे। सूचना जैसे ही मिला, हम धनबाद उपायुक्त से बात करके एनडीआरएफ की टीम को भिजवाने का काम किए, मगर जो लोकल टीम को भेजा गया उससे अभी तक नहीं हो पाया, सफलता नहीं मिलेगी। बच्चे जो डूबे हैं उसको हम लोग नहीं बरामद कर पाए हैं। तो अभी डीसी से फिर अभी तुरंत बात की हम, डीसी साहब ने कहा है कि हम यहाँ से राज्य सरकार को जो एक लेटर बनाना था बना के भेजे हैं, वहाँ से एनडीआरएफ टीम का चल चुका है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0 का शुभारंभ किया। इस सिलसिले में केंद्र सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण मंत्रालय के निदेशक राकेश कुमार कल डाल्टनगंज में पेंशन सेवाओं की प्रगति और जन कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। वे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को लेकर आयोजित होने वाले विशेष कैंप में भी शामिल होंगे। देश भर में 30 नवंबर तक आयोजित किए जा रहे राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0 को लेकर डाल्टनगंज में भी विशेष शिविर लगाई जा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में इस राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0 का शुभारंभ किया था। पलामू जोन में डाक अधीक्षक संजय कुमार संगम ने बताया कि केंद्र सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण मंत्रालय के निदेशक राकेश कुमार कल डाल्टनगंज में पेंशन सेवाओं की प्रगति और जन कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। वे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को लेकर भारतीय डाक और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आयोजित होने वाले विशेष कैंप में भी शामिल होंगे। भारतीय डाक विभाग और आईपीपीबी ने मिलकर
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का 4.0 अभियान चालू किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे गांव के जो दूर दराज के लोगों के पेंशनर हैं, उनको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने में बहुत पहले दिक्कत हो रही थी। उनके घर के आसपास या उनके घर जाकर हम लोग उसको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि समीक्षा बैठक में यह भी देखा जाएगा कि पेंशन भोगियों को डिजिटल माध्यम से सेवाएं कितनी सुगमता से मिल रही हैं और कहां सुधार की आवश्यकता है। सरकार का लक्ष्य है कि हर पात्र बुजुर्ग को बिना किसी परेशानी के समय पर पेंशन मिले और तकनीक के माध्यम से उनकी सुविधा बढ़ाई जा सके। इसका 7 नवंबर को जो पेंशन एंड पेंशनर के डायरेक्टर साहब हैं वो आ रहे हैं डाल्टनगंज, वो विजिट करेंगे और इसका जहाँ भी हम लोग का ये कैंप रखा गया है उसका यहाँ वो मुआयना करेंगे। केंद्र सरकार की पहल पर राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के तहत 25 लाख से अधिक पेंशन भोगियों ने फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक को अपनाया है और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। डीडी न्यूज के लिए पलामू से श्रवण सोनी की रिपोर्ट। सिमडेगा के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री रामरेखा धाम में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर इस वर्ष पहली बार राजकीय रामरेखा महोत्सव का आयोजन हुआ। महोत्सव में भक्तों की भारी भीड़ रही और उन्होंने यहां के गुफा मंदिर में स्थित विग्रहों का दर्शन पूजन कर सुख समृद्धि की प्रार्थना की। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर धाम के महंत अखंड दास जी, विधायक विक्सल कोंगाड़ी, भूषण बाड़ा और उपायुक्त कंचन सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने भगवान श्री राम के आदर्शों को अपनाने पर जोर दिया। गुमला के बसिया प्रखंड मुख्यालय स्थित दक्षिण कोयल नदी के तट पर देव दीपावली और गंगा आरती का आयोजन हुआ। इस दौरान कोयल नदी के तट पर 21,000 दिए जलाए गए। बनारस से आए आचार्यों की टीम ने गंगा आरती कराई। इस दौरान खास और आम सभी में श्रद्धा और आस्था का भाव दिखा। आतिशबाजी होती है, गंगा आरती होती है और भंडारे की व्यवस्था रहती है। ये सभी यहाँ के ग्रामीणों के सहयोग से ये संभव हो पाता है। इस बार की देव दीपावली में क्या विशेष है? इस बार की देव दीपावली में विशेष है कि आज तक 11 साल जो गंगा आरती होती थी वो यहाँ के लोगों के द्वारा होती थी और इस बार बनारस के 80 घाट के जो मेन पुजारी लोग हैं उनके द्वारा ये संपन्न हो रहा है। बीसीसीआई ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। बीसीसीआई ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। शुभमन गिल बतौर कप्तान टीम की बागडोर संभालते एक बार फिर नजर आएंगे, जबकि ऋषभ पंत की टीम में वापसी हुई है। ऋषभ उप कप्तान के तौर पर टीम के साथ होंगे। ऋषभ इंग्लैंड के दौरे के दौरान चोटिल हो गए थे। तेज गेंदबाज आकाशदीप भी चोट के बाद टीम में वापसी कर रहे हैं। हालांकि तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को टीम में जगह नहीं मिली है। भारतीय टीम में ज्यादातर खिलाड़ी वही हैं जो वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में टीम का हिस्सा रहे। इक्षक जहाज को औपचारिक रूप से आज नौसेना में शामिल किया जाएगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की उपस्थिति में इस जहाज का जलावतरण होगा। सर्वेक्षण जहाज इक्षक आज भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। कोच्चि स्थित नौसेना बेस में नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी आज इक्षक को केरल के कोच्चि नेवल बेस पर हरी झंडी दिखाएंगे। इक्षक के शामिल होने से नौसेना की समुद्र में सर्वेक्षण शक्ति में वृद्धि होगी। ये भारतीय नौसेना के स्वदेशी हाइड्रोग्राफिक तकनीक की नई राह पर आगे बढ़ने का प्रतीक है। इक्षक से पहले 2 सर्वेक्षण युद्धपोत इंडियन नेवी के पास थे। इक्षक रक्षा तकनीक में भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस पोत में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत पहल की सफलता का सबसे बड़ा
उदाहरण है। ईक्षक एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब मार्गदर्शक है, जो इसकी सटीकता और एक प्रहरी के रूप में इस जहाज की भूमिका को सटीक रूप से परिभाषित करता है। इस पोत को बंदरगाहों, तटीय और गहरे जल सर्वेक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। ईक्षक से प्राप्त डेटा के आधार पर समुद्र में सुरक्षित नेविगेशन और भारत के समुद्री सुरक्षा ढांचों को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। रुक कर लेते मौसम का। राज्य में ठंड लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान सिमडेगा के बानों में न्यूनतम तापमान 13.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि अगले 24 घंटे के बाद न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बड़ी गिरावट हो सकती है। आगामी 11 नवंबर तक सुबह के समय कुहासे के हालात रह सकते हैं। वहीं मौसम के मुख्यतः साफ रहने का पूर्वानुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है। हजारीबाग में युवा भी योग को दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं। साथ ही योगासन प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बेंगलुरु और चेन्नई में आयोजित होने वाले इंटर कॉलेज योगासन मेंस एंड वुमेन कंपटीशन के प्रतिभागियों के चयन के लिए हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में इंटर कॉलेज योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय के सहायक योग शिक्षक अभिषेक कुमार ने प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। इंटर कॉलेज योगासन चैंपियनशिप होता है। यहाँ से विद्यार्थी योगासन चैंपियनशिप के लिए ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी योगासना चैंपियनशिप जो 2025-26 एक वुमेन्स का बेंगलोर में आयोजित है और एक चेन्नई में आयोजित है, उसी के लिए प्रतियोगिता का जो है आयोजन किया गया था। इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी योगासना चैंपियनशिप प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंची छात्रा प्रीति कुमारी ने कहा कि योग स्वास्थ्य के लिए अहम तो है ही, इसमें करियर की भी अपार संभावना है। यहाँ यूनिवर्सिटी में इंटर जिला स्तरीय जो प्रतियोगिता हो रही है उसमें मैं पार्टिसिपेट की हूँ और मेरा इच्छा है कि मैं यहाँ से सेलेक्ट होकर के चेन्नई और बेंगलुरु में जो प्रतियोगिता रखी गई है वहाँ पे जाकर के गोल्ड मेडल हासिल करूँ। छात्रा शीला सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगा को पूरे विश्व में नई पहचान दिलाई है। नेशनल गेम में योग को जगह मिली है। ओलंपिक में भी योग को स्थान मिले, इसके लिए प्रयास की आवश्यकता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योग के लिए इतना सफल प्रयास किया है और हमारे महाराज जी स्वामी रामदेव जी हमारे गुरुदेव हुए, उन्होंने जो योग का इतना अच्छा प्रयास किया है, विश्व स्तर पर योग को आगे बढ़ाया है और उसी में छोटा सा प्रयास हम लोग भी कर रहे हैं कि जिला स्तर पर हजारीबाग का नाम और आगे आए, राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बच्चे अच्छा कार्यक्रम करें योगासन के लिए। इंटर कॉलेज योगा कंपटीशन में प्रतिभागियों का उत्साह देखते ही बना। डीडी न्यूज के लिए हजारीबाग से गौरव की रिपोर्ट। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 6 नवंबर साल 1861 को बास्केटबॉल खेल की रचना करने वाले जेम्स नेस्मिथ का जन्म कनाडा में हुआ। जेम्स शारीरिक शिक्षा विषय के टीचर थे। वो एक स्पोर्ट्स कोच थे जिन्होंने सर्वप्रथम बास्केटबॉल खेल की शुरुआत की। एक बार उन्हें बच्चों के लिए किसी इंडोर गेम को तैयार करने का टास्क मिला था। ऐसा इसलिए जिससे कि कनाडा के भीषण ठंड में बच्चों को खेलने के लिए बाहर न जाना पड़े। तब जेम्स ने बास्केटबॉल की रचना की और उसके 13 मुख्य नियम बनाए थे। साल 1936 के बर्लिन ओलंपिक में बास्केटबॉल को ऑफिशियल इवेंट के तौर पर मान्यता दी गई। 6 नवंबर साल 1913 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद और अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ एक मार्च का नेतृत्व किया। इस मार्च को द ग्रेट मार्च कहा गया। इस मार्च के दौरान 2037 पुरुषों, 127 महिलाओं और 57 बच्चों ने मार्च करने वालों की एक लंबी और निर्धारित कतार बनाई थी। मार्च के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और जमानत पर छोड़ दिया गया। गांधी जी ने ट्रांसवाल की सीमा पर नेटाल के कुछ स्ट्राइकरों के नेतृत्व के साथ इसकी शुरुआत की थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के प्रधानमंत्री ने क्रिकेट विश्व विजेता बेटियों से दिल्ली में की मुलाकात। ऐतिहासिक जीत की दी बधाई, बढ़ाया हौसला। फिट इंडिया के संदेश को जन जन तक पहुंचाने पर दिया जोर।
मुख्यमंत्री बोकारो में लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरोमगाढ़ राजकीय महोत्सव के समापन समारोह में हुए शामिल। परंपरा, संस्कृति और पर्यावरण को संरक्षित रखने पर बल। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच मतदान जारी। घाटशिला में चुनाव प्रचार चरम पर। चुनावी जनसभा, जनसंपर्क और रोड शो की बहार। और जामताड़ा में फिरौती मांगने वाले 5 अपराधी गिरफ्तार। 2 युवक सकुशल रिहा। रांची में 7 तस्कर पकड़ाए। करीब 28 लाख रुपए का ब्राउन शुगर जब्त।